हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आपको बता चुके हैं 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। आज इसमें हमारा टॉपिक अधिकांश लोग कहाँ पर लगे हुए हैं, काम में कहाँ लगे हैं, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। हमने जो ये ग्राफ नंबर 2 देखा था, इसमें क्षेत्रकों की हिस्सेदारी बताई गई है। प्राथमिक क्षेत्रक नीला वाला 1973-74 में, द्वितीय क्षेत्रक लाल वाला, तृतीय क्षेत्रक हरा वाला है 2013 और 14 के अंदर। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक और तृतीयक कितने कितने हैं उसके बारे में परसेंटेज दी गई है। तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी बताई गई है। हम 40 वर्षों के क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष रूप से इस ग्राफ से देख सकते हैं। पता चलता है हमें कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक बढ़ी है या फिर कम हुई है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बढ़ गया है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कम हो गया है। अगर प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ है, इसका कारण है और ये है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का अभी तक सृजन नहीं हो पाया है, उससे अभी तक आगे बढ़ाया नहीं गया है सेकेंडरी को और टर्टियरी को। होता ये है कि इस पूरी अवधि में जो औद्योगिक उत्पादन है ना, उसमें 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन जो औद्योगिक रोजगार है उसमें लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। तृतीयक जो क्षेत्रक है, थर्ड सेक्टर हमारा, उस पर भी यही बात हमारी लागू होती है। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन तो 14% बढ़ गया है, परंतु जो एम्प्लॉयमेंट है वो मात्र उसमें जो है 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है, यानी 5 टाइम्स वृद्धि से भी कम हुई है। अब ये तो बहुत कम है। देश में अगर देखा जाए तो आधे से अधिक श्रमिक अगर देखे जाएं तो प्राथमिक क्षेत्रक में लगे हुए हैं, प्राइमरी वाले में। समझ रहे हैं आप लोग? अगर प्राइमरी में लगे हुए हैं और कौन कौन से काम में लगे हैं, या तो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, उसमें काम कर रहे हैं, ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में ही लगे हुए हैं, तो जो हमारा ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें योगदान केवल 1/4 है इनका। इसकी तुलना में अगर हम सेकेंडरी की और टर्टियरी वाले की बात करें तो उसमें जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 4/5 हिस्सा इनका है। लेकिन ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार देते हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसका ये मतलब सीधा सीधा निकलता है, दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड। नहीं कर पा रहे हैं उतना उत्पादन, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। तो क्या इसका ये अर्थ लगाएं हम कि कृषि में आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं? इट मीन्स इज दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। आवश्यकता से अधिक। यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो भी क्या उत्पादन प्रभावित नहीं होगा? दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कृषि के क्षेत्रक जो होते हैं, उस क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनमें अल्प बेरोजगारी फैली हुई है।
इसे हम अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। If you move a few people out, production will not be affected. तो क्या प्रोडक्शन अफेक्टेड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक छोटे किसान का उदाहरण लेते हैं। एक औरत है जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी धन की देवी। लक्ष्मी धन की देवी क्यों तो कहते हैं हम लोग, है ना, धन प्रदान करती है। और हेलो, हमारी लक्ष्मी के बारे में देखो बात आ भी गई। हमारी ये लक्ष्मी कैसी है, ज़रा इसके बारे में भी बात करते हैं। इसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है। असिंचित माने जिसमें सींचा नहीं जा सकता, जिसको मतलब पानी इधर उधर से उसे कम मिलता है। तो सिंचाई के लिए वो केवल किस चीज़ पर निर्भर करती है? अपनी वर्षा पर। जो भी वर्षा होगी, अनइरिगेटेड लैंड है उसका, ठीक है ना, तो डिपेंडेंट है ओनली किस पे? वो रेन पे। और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उसके खेत में उग जाती हैं। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं, पूरी साल भर। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो हमें ये पता पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति तो काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम जो है ना, वो प्रयास जो है जो वो कर रहे हैं, वो विभाजित है, बटा हुआ है। लेबर जो इफ़ेक्ट है ना, एफर्ट है ना, वो डिवाइडेड है उनकी। हर व्यक्ति काम कर रहा है वहाँ पर, बेकार कोई नहीं है, लेकिन काम तो बटा हुआ है ना, वो तो डिवाइडेड है ना। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार नहीं है। क्या चारों को अलग अलग तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। तो ये है अल्प बेरोजगारी, जहां ये तो दिखाई पड़ता है कि प्रत्यक्ष रूप से लोग काम कर रहे हैं, ये दिखाई पड़ता है काम कर रहे हैं, सभी लगे हुए हैं भैया। अरे घर में सभी लगे हुए हैं, 5 व्यक्ति हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे नाना हैं, हमारी दादी हैं, हमारे दादा भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब काम करते हैं घर में। कोई अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करता है, तो क्या सबको तनख्वाह मिल रही है? प्रत्यक्ष रूप से तो सभी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी अपनी क्षमता से काम ठीक ठाक ही कर लेते हैं भाई। लेकिन कैसा काम कर रहे हैं वो? क्या उससे कोई उन्हें पैसा अर्न हो रहा है? ऐसी प्रकार की जो बेरोजगारी होती है ना, इसी को हम अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कह देते हैं। समझ रहे हैं? आपको बता देता हूँ, दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, वेयर पीपुल आर अपेरेंटली वर्किंग। लोग काम तो कर रहे हैं, परंतु ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। अपनी ताकत से कम काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed। और वो clearly visible होते हैं unemployed की श्रेणी में। It is also called disguised unemployment। इसी को हम कहते हैं disguised unemployment, क्योंकि यह उन लोगों की जो होती है बेरोजगारी, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं भाई, खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। तो ये है। तो अब हम मान लेते हैं, एक और भूस्वामी के बारे में बात करते हैं, और उस भूस्वामी का नाम है सुखराम। अब सुखराम क्या करता है?
वो अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को किराए पर ले लेता है, भाड़े पर ले लेता है। भाई आप आओ हमारे यहाँ काम कर लो, आप आ जाओ आप भी हमारे यहाँ काम कर लो। 2 लोगों को ले लिया उसने। अब क्या हुआ, अब लक्ष्मी का जो परिवार था उसको मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय मिल जाती है, एक्स्ट्रा पेमेंट उनके पास आ जाती है। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आई वो फ़ायदा देगी कि नहीं? आपके पापा घर में बैठे हुए हैं, चाचा हैं, दादा हैं, एक और छोटे चाचा हैं, 4 लोग हैं एक ही घर में, कोई काम नहीं कर रहा, आपके पापा काम कर रहे हैं, तो बोझ पड़ेगा कि नहीं? आपके चाचा भी काम करने लग जाएं, दूसरे चाचा भी काम करने लग जाएं, घर का काम दादाजी देख लें, थोड़ा बहुत दादी देख लें, आप मिल के देख लें, घर का काम आसानी से हो जाएगा और वो लोग बाहर जाकर कमा लेंगे और कुछ अतिरिक्त आय आ जाएगी। तो आपको छोटे से भूखंड पर यानी छोटी सी भूमि पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 लोगों के चले जाने से आपका क्या कृषि उत्पादन प्रभावित हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसी तरह अगर हमारे कोई 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं तो क्या होगा, उससे हमारे परिवार की जो आय है, जो कमाई है, उसमें वृद्धि होगी, उसमें इंक्रीमेंट होगा, उसमें वो इंक्रीज हो जाएगा और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। तो इस तरीके से भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका क्या मतलब निकलता है? यही कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और अच्छा रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से जो परिवार है उसकी कुल आय में वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो टोटली जो फैमिली की इनकम है वो बढ़ जाएगी। अल्प बेरोजगारी जो होती है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। कैन हैपन इन अदर सेक्टर्स। एग्जाम्पल, शहर के बारे में बात करें, देर आर 1000 कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर्स इन अर्बन एरियाज who search for daily employment। लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं, दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं, रोज काम करना चाहते हैं। प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत का काम करने वाले, मकान बनाने वाले रोज खड़े होते हैं सड़कों पर, कोई उन्हें ले जाए काम कराने के लिए। बहुत से लोग असुविधाजनक विषम परिस्थिति में भी काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम उनको नहीं मिल पाता, कईयों को वापस लौटना पड़ता है अपने घर। तो इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते हुए देखते हैं, कुछ सामान बेचते हुए देखते हैं। Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street, pushing a cart, selling something, where they may spend the whole day but earn very little। पूरा दिन बिता देते हैं बेचारे, परंतु बहुत कम पैसा कमा पाते हैं। क्यों कर रहे हैं वो काम? इसीलिए क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। They do not have any better opportunities। इसीलिए वो काम कर रहे हैं। अब ये सारी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं और उनके पास अवसर ही उपलब्ध नहीं हो पाते। क्या करें वो? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। कैसे हम एक्स्ट्रा रोजगार, अतिरिक्त रोजगार
बना पाते हैं, उसका सृजन कर पाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इन सभी चर्चाओं से हमें ये पता पड़ता है कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है ना, उसमें अल्प बेरोजगारी की स्थिति तो बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिल पाता। क्या तरीके हैं, चलो आगे बात करते हैं। लक्ष्मी और उसका 2 हेक्टेयर जो भूमि का जो टुकड़ा है ना, उसका उदाहरण ले लेते हैं, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। उसके परिवार की भूमि ना की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ पैसे व्यय करती है, कुछ मुद्रा देती है, या बैंक उसे ऋण दे सकता है, लोन दे सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम हो जाएगी, तब उसकी ज़मीन पर कुछ हो पाएगा। खेती के लिए वो, सिंचाई के लिए वो कहाँ पर निर्भर करती है? वर्षा के मौसम पर निर्भर करती है। जब बारिश होगी तब उसके खेत में पानी लगेगा, तब वो कुछ उगा पाएगी। और अगर कुआं हो जाएगा तो उससे सिंचाई वो कभी भी कर सकती है। और रबी के मौसम में वो एक और फसल उगा सकती है, गेहूं की फसल। रबी की फसल, रबी का मौसम कब आता है? अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है और मार्च से अप्रैल तक चलता है। 6 महीने का ये मौसम होता है। गेहूं की फसल होती है। इस मौसम में और भी बहुत सारी फसलें होती हैं। तो हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों बीज डालने के लिए, पानी देने के लिए, खाद डालने के लिए, कटाई में इतना रोजगार देती है। तो परिवार के 2 अन्य जो सदस्य हैं उनको अपनी ज़मीन से रोजगार मिल जाता है। अब मान लेते हैं ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है, या एक नहर खोद दी जाती है, या एक बम्बा खोद दिया जाता है। इससे क्या होगा? इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर होंगे। अब जो नहर खोदेगा उसको वहाँ काम मिलेगा कि नहीं? जो बम्बई की खुदाई होगी उसके लिए काम मिलेगा कि नहीं लोगों को? नया बांध मिलेगा, बनेगा तो उसके लिए काम मिलेगा कि नहीं लोगों को? तो जो अतिरिक्त लोग हैं इसके घर में, लक्ष्मी के घर में, वो वहाँ जाकर काम कर सकते हैं, उन्हें वहाँ से पैसा मिलेगा। इससे क्या होगा? इससे अल्प जो बेरोजगारी है उसकी समस्या अपने आप कम हो जाएगी। हाँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। आ रहा है ना आपको समझ में? तो ये चीज़ें हैं। अब मान लेते हैं लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन करने लग जाते हैं, तो उत्पाद अपना बेचेंगे भी, तो जो सामान उन्होंने उगाया है उसे बेचेंगे भी तो कहीं जाकर। कहाँ जाएंगे? अपने नज़दीक के शहर में जाएंगे। यदि सरकार उन्हें परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, फसलों के भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराती है, तो ट्रांसपोर्टेशन और जो स्टोरेज है उस क्रॉप का, वो मेक्स बेटर रूरल रोड्स सो दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर। सेवरल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी हु नाउ हैव access to water can continue to grow and sell these crops। है ना? फसलों का भंडारण हो जाएगा, बेहतर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो जाएगा, उस पर कुछ पैसा निवेश किया जाएगा, छोटे छोटे ट्रक वहाँ पहुँच जाएंगे। लक्ष्मी जैसे बहुत सारे किसान, उन्हें पानी की अच्छी सुविधा मिल जाएगी क्योंकि उनके पास अच्छी सुविधा उपलब्ध है। फसलों की उपज अच्छी होगी, उसे विक्रय करेंगे, सेल करेंगे वो। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार मिल जाता है। भाई आप अपना सामान ले जाएंगे तो जो सामान ले जाने वाला है उसे भी तो पैसा मिलेगा, तो 2 लोगों को रोजगार हो गया ना। आपने तो कमाया, आपने उसे भी दे दिया। तो लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है भैया। खेती करने के लिए उसे बीज की ज़रूरत है, उर्वरकों की ज़रूरत है, कृषिगत उपकरणों की ज़रूरत है, पानी निकालने के लिए पंप सेट की ज़रूरत है। हाँ, शी नीड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स,
एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट्स टू ड्रॉ वाटर। इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ेगा। उसे बैंक का तो पता नहीं है कि कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, तो कहाँ जाएगी वो? किसी जमींदार के पास जाएगी, साहूकार के पास जाएगी पैसा उधार लेने के लिए। वहाँ उसे पैसा मिलेगा तो, लेकिन वो कैसे मिलेगा? उच्च ब्याज दर पर मिलेगा। हाँ, मनी बोरो करने के लिए मनी लेंडर के पास गई और क्या किया? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने उसे लेना शुरू कर दिया। स्थानीय जो बैंक है वो उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है, हाँ, क्रेडिट मिलता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम हो पाएगी। तो यही सीधा सीधा तात्पर्य है कि पानी के जिस काम के लिए उसने किया ये काम, उसके साथ साथ जो खेती है उसमें भी उसका सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि शाख प्रदान करने की ज़रूरत है, कृषि से संबंधित इक्विपमेंट्स देने की ज़रूरत है, कृषि से संबंधित उन्हें उनका इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उन्हें पैसा देने की ज़रूरत है, क्रेडिट देने की ज़रूरत है। तो इस तरह हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये वो तरीका है जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं को पहचान कराता है और उन्हें बढ़ावा देता है। इस तरह हम ये जान सकते हैं कि इन छोटे छोटे ऋणों को मिल जाने की वजह से इन क्षेत्रों में उद्योगों और सेवाओं की पहचान कराना, उन्हें बढ़ावा देना, बहुत अधिक लोग जहाँ पर नियोजित किए जा सकते हैं। हम ये मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि अनेक किसान ना अरहर और मटर उपजाने का निर्णय करते हैं इनकी वसूली के लिए, इनके प्रसंस्करण के लिए। क्या होगा? बहुत सारे किसान हैं पल्स क्रॉप करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सेटिंग अप अ दाल मिल टू प्रोक्योर एंड प्रोसेसिंग these and sell in the cities is one such example। दाल मिल की स्थापना की जाएगी और क्या किया जाएगा? शीत भंडारण गृह बनाए जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। शीत भंडारण गृह, इसका मतलब होता है कोल्ड स्टोरेज। उसके खुलने से क्या होगा? किसानों को अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं, वहाँ इकट्ठा करवा सकते हैं। अच्छी कीमत जब उन्हें मिलेगी तब उसे वो बेच भी सकते हैं बाद में। तो जो वन क्षेत्र होते हैं ना, उन वन क्षेत्रों के निकटवर्ती जो गांव होते हैं उनमें शहद का संग्रह होता है, उसकी शुरुआत कर सकते हैं, उसके केंद्र खुलवा सकते हैं जहाँ किसान वनों से शहद लाएगा और वहाँ बेचेगा। सब्जियों और कृषि के जो उत्पाद होते हैं, आलू, शकरकंदी, चावल, गेहूँ, टमाटर, फल, ऐसी सब्जियां आएंगी बाहरी बाज़ारों से, उन्हें बेचा जा सकेगा वहाँ पर। तो ऐसे उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। इन्हें अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार मिलता है, रोजगार प्रदान होता है। तो हम ये मानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के जो आयु वर्ग है ना, 5 से 29 वर्ष, उसमें लगभग 60% बच्चे शामिल हैं। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं पहुंच पाते। वे या तो घर के आसपास ही रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम करते हैं कहीं ना कहीं। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे ना, तो हमें और अधिक
भवनों की और अधिक अध्यापकों की और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस होगी। हमारा जो योजना आयोग है उसने प्लानिंग कमीशन जिसे हम कहते हैं, उसने स्टडी किया है। वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा किया गया एक अध्ययन है, उससे ये पता चलता है कि अकेले शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार सृजन किया जा सकता है। इस प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है ना, तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अधिक डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन भी होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने में सक्षम भी होंगे। प्रत्येक राज्य में या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की साथ साथ उनके रोजगार में वृद्धि की भी संभावना होती है। ये पर्यटन और क्षेत्रीय शिल्प उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं हम? एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम। कैसे? इट कुड बी टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, न्यू सर्विसेज लाइक IT सेक्टर्स। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग। इनके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, बनाया जाने की जरूरत है प्रॉपर प्लानिंग। और प्लानिंग कौन बनाएगा? प्लानिंग कमीशन। इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव्ड, अगर टूरिज्म को इम्प्रूव्ड कर दिया जाए तो एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। 35 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। मालूम है आपको? 35 लाख लोग, ओ माय गॉड, बहुत बड़ी संख्या है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया तरीके से इसे पढ़ रहे होंगे और लगातार भी देखते रहें वीडियोस को। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो थोड़ा सा बुक का भी सहारा लें, उसे पढ़ें और एक बार फिर देखें, आपको समझ में आने लगेगा। थैंक यू वेरी मच।